नमस्कार। ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजया सती दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हिंदू कॉलेज में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आइए आज फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत एक नए शीर्षक पर बात करें। आज का शीर्षक है बिंब, उसका अर्थ और अवधारणा। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप जान सकेंगे बिंब के विषय में विभिन्न अवधारणाएं क्या हैं, बिंब और कविता का आपसी संबंध क्या है, बिंब पर विभिन्न विद्वानों के विचारों से भी आप अवगत होंगे, बिंब के विभिन्न रूपों से भी आपका परिचय होगा और आप साहित्य में बिंब के उद्देश्य को भी समझ सकेंगे। किसी रचना में विषय वस्तु के चित्रण को जीवंत करने के लिए बिंब का प्रयोग होता है। बिंब हमारी इंद्रियों को प्रभावित करने वाला काव्य तत्व है। ये हमारी संवेदना के तार छेड़ने के लिए हमारी इंद्रियों का सहारा लेता है। पढ़ने के लिए आँखों की ज़रूरत होती है। कवि जब शब्दों के माध्यम से किसी चित्रण में रूप, रस, गंध भर देता है, हमें वस्तुबोध के लिए चमत्कृत करता है, तब बिंब की सृष्टि होती है। बिंब का जुड़ाव संवेदना से होता है। उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसकी इंद्रियता होती है। इसीलिए वह किसी निर्जीव वस्तु को भी सजीव की तरह प्रस्तुत कर देता है। उदाहरण के लिए निराला की कविता संध्या सुंदरी को देखें। निराला ने लिखा, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। निराला ने इस कविता में सांझ की बेला का चित्रण एक सुंदरी के रूप में किया है। इस कविता को पढ़ते हुए आँखों के सामने एक सुंदरी का बिंब बनने लगता है, उसका एक रूप उभरने लगता है। तो बिंबों का प्रयोग साहित्य में आरंभ से होता रहा है। प्रतीकों के विपरीत बिंब इंद्रिय संवेद्य होते हैं, अर्थात उनकी अनुभूति किसी न किसी इंद्रिय से जुड़ी रहती है। इसीलिए साहित्य में हमें दृश्य बिंबों के साथ साथ श्रव्य, घ्राण और स्पर्श बिंबों का प्रयोग भी मिलता है। विश्व के परिवेश से रचनाकार कुछ दृश्य, कुछ ध्वनियाँ, कुछ स्थितियाँ उठाता है और अपनी कल्पना, संवेदना, विचार तथा भावना के योग से उन्हें तराश कर बिंब का रूप देता है। अपने कथ्य को संक्षिप्त, सघन रूप में प्रस्तुत करने के लिए, अपनी बात का प्रभाव बढ़ाने के लिए और किसी स्थिति को जीवंत कर पाठक के सामने रख देने के लिए रचनाकार बिंबों का प्रयोग करता है। कवि बिहारी जब सफ़ेद साड़ी के अंदर से झिलमिलाते कर्णाभूषण के सौंदर्य के लिए सुबह सुबह गंगा के जल में सूर्य की झिलमिलाती प्रतिछाया का बिंब रचते हैं, तो वे केवल मामूली समानता नहीं दिखलाते, बल्कि उस दृश्य के तरल, कांतिमान, दीप्त सौंदर्य को भी मूर्तिमान कर देते हैं। हिंदी के छायावादी कवियों की कविताओं में भी अनेक प्रकार के बिंबों का विधान मिलता है। उनके यहाँ के बिंब केवल दृश्य या ध्वनि चित्र ही प्रस्तुत नहीं करते, गहन अनुभूतियों और संवेदनाओं को भी संप्रेषित करते हैं। उदाहरण के लिए जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कविता बीती विभावरी जागरी को देखें। कविता इस प्रकार है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुलकुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। प्रस्तुत कविता में खग कुलकुल सा बोल रहा पंक्ति पर यदि हम ध्यान दें तो जानते हैं कि कुल कुल ध्वनि का बिंब है, लेकिन
यह केवल पक्षियों के कलरव का प्रभाव ही नहीं देता, बल्कि उस समय देश, समाज तथा साहित्य में आ रहे जागरण के उल्लास तथा उत्साह को भी व्यक्त करता है। वस्तुतः बिंबों का महत्व कवि सदा से स्वीकार करते रहे हैं। एक काव्यांदोलन के रूप में बिंबवाद के प्रवर्तन का श्रेय अंग्रेज कवि T.E. ह्यूम को जाता है, जिनका जन्म 1883 में हुआ और मृत्यु 1917 में। उनके विचारों से प्रभावित कुछ अंग्रेजी तथा अमेरिकी कवियों, जिनमें प्रमुख थे एज़रा पाउंड, एमी लॉवेल, हिल्डा डूलिटिल, रिचर्ड एडलिंगटन, इन्होंने सन 1912 के आसपास काव्य लेखन का एक कार्यक्रम तय किया, जिसमें उन्होंने भावावेगपूर्ण, संगीतमय, रोमानी काव्य भाषा के स्थान पर चुस्त, तराशी हुई, सटीक तथा रोमन क्लासिकी काव्य के अनुशासन तथा संतुलन से युक्त भाषा को ग्रहण किया और चीनी जापानी काव्य की सूक्ष्मता, संक्षिप्ति और सुगठन को भी अपनाया। एज़रा पाउंड तथा एमी लॉवेल इस समूह के सबसे सक्रिय सदस्य कहे जा सकते हैं। वे सभी कवि थे और बिंबवाद के सिद्धांतकार भी। सन 1915 में उन्होंने अपना एक घोषणा पत्र निकाला और 1924 में उनकी कविताओं का सहयोगी संकलन स्पेकुलेशन नाम से प्रकाशित हुआ। काव्य जगत में बिंब शब्द का प्रयोग प्रायः छाया, प्रतिछाया तथा अनुकृति आदि के लिए किया जाता है। आधुनिक काल में इस शब्द का प्रयोग व्यापक तथा विशिष्ट अर्थों में होने लगा। हिंदी में यह शब्द अंग्रेजी के इमेज के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है और उसी अर्थ में ग्रहण भी किया जाता है। कहना चाहिए कि अपने वर्तमान स्वरूप तथा अर्थ में यह शब्द यूरोपीय साहित्य के समानांतर ही हिंदी में व्यवहृत होने लगा। काव्य बिंब नामक अपनी पुस्तक में डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है कि मोनियर विलियम्स ने संस्कृत इंग्लिश कोश में बिंब को व्याख्यायित करते हुए कहा कि भारतीय संदर्भों में इस शब्द का रूपांतरण सूर्य चंद्र मंडल, प्रतिच्छवि, प्रतिछाया, प्रतिबिंबित अथवा प्रत्यंकित रूप, चित्र आदि के अर्थ में माना गया है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में दर्ज है कि बिंब एक ऐसी चेतन स्मृति है जो विचारों की मूल उत्तेजना के अभाव में उन विचारों को संपूर्णतः अथवा अंशतः प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार बिंब का संबंध मानव मन की चेतन स्मृतियों से है। कई स्मृतियां विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाती हैं अथवा मानस के किसी स्तर में स्वयं को लीन कर लेती हैं। इस प्रकार अवचेतनगत विस्मृतियां फ्रायड की अवधारणाओं के अनुसार अन्य सृजनों का कारण तो बन सकती हैं, किंतु बिंब निर्माण के लिए चेतन मन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसका सीधा संबंध रूप, रंग और आकार से है, जिसके कारण वह मानवेंद्रियों का विषय बनता है। बिंब शब्द के व्युत्पत्तिपरक तथा कोशगत अनेक अर्थ हैं। किसी पदार्थ की मानस चित्र प्रतिकृति, कल्पना अथवा स्मृति में उपस्थित चित्र जिसका चाक्षुष होना अनिवार्य नहीं है, इनका उपयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या प्रसंग के मूर्त और दृष्ट प्रत्यंकन के लिए करना बिंब निर्माण है। एक पदार्थ के लिए किसी मूर्त अथवा अमूर्त पदार्थ का प्रयोग जो उसके अत्यधिक समान हो, उसे व्यंजित करता हो, जैसे मृत्यु के लिए निद्रा शब्द का प्रयोग, यह बिंब निर्माण कहलाता है। वस्तुतः बिंब होता है मूर्त का भी, अमूर्त का भी। वह स्वयं कभी अमूर्त नहीं होता, क्योंकि उसका माध्यम ऐन्द्रिक होता है। उहेले ने माना है कि उसमें आंतरिक सादृश्य की अभिव्यक्ति की जाती है,
पुनर्निर्माण होता है, अतः उसके लिए क्रियाशील एवं उर्वर कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह भाव गर्भित होता है, भावना की पुनर्निर्मित होता है, वह आंतरिक सादृश्य की अभिव्यक्ति भी होता है। अतः उसमें भाव तत्व, अनुभूति, राग और प्रेरणा अवश्य निहित होती हैं। काव्यबिंब को परिभाषित करते हुए द पोएटिक इमेज नामक ग्रंथ में लिविस का कहना है कि वह एक प्रकार का भाव गर्भित शब्द चित्र है जो किसी न किसी रूप में इंद्रिय बोध से संबंधित होता है। उनके अनुसार बिंब का सीधा संबंध अभिव्यक्ति तथा मानस पटल पर उभरने वाले चित्रों से है। कवि की अनुभूतियाँ बिंब के माध्यम से ही प्रेषित होती हैं। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्दों के माध्यम से मन पर कुछ रंग और कुछ रेखाएं उकेरी जाती हैं। इन रंगों और रेखाओं से निर्मित संश्लिष्ट रूपाकार ही काव्यबिंब है। यह रूपाकार होने के साथ साथ संवेदनात्मक भी होता है। कविता में अवतरित होकर भी बिंब अपनी मूल विशेषताओं और भाव संदर्भों को सुरक्षित रखते हैं। काव्य बिंबों तथा सामान्य मानस बिंबों में एक मूलभूत अंतर है। मानस बिंबों का मानव के विभिन्न मनोविकारों से अप्रत्यक्ष संबंध होते हुए भी उसे प्रत्यक्षतः सिद्ध करना कठिन होता है, किंतु काव्य बिंब मानव मन के साथ साथ जीवन तथा जगत के विभिन्न रहस्यों तथा आवेग संवेगों का प्रकाशन करते हैं। काव्य बिंब के लिए अनुभूति, भावना और कल्पना का सहज के साथ साथ प्रयासरत होना भी आवश्यक होता है, जबकि मानस बिंबों के निर्माण में इन तत्वों का रेखांकन नहीं होता। काव्य बिंब स्थूल और भौतिक सत्यों के अतिरिक्त पारलौकिक विचारों की अभिव्यक्ति के भी साधन बनते हैं, क्योंकि मानवीय कल्पना की सभी सीमाओं को बिंबों में निबद्ध किया जा सकता है। वस्तुतः काव्य बिंब को काव्यालंकार अथवा काव्य की बाहरी रूप सज्जा की भांति आरोपित नहीं समझना चाहिए। वह तो कविता का समग्रता में एक आंगिक अवयव हुआ करता है। इसी संदर्भ में एजरा पाउंड मानते हैं, बिंब वह है जो काल की प्रासंगिकता में बौद्धिक और भावात्मक संरचनाओं को उपस्थित करता है। बिंब कविता में मात्र भावात्मक संरचनाएं ही उपस्थित नहीं करता, काव्य में उसकी स्थिति अत्यंत व्यापक और वैज्ञानिक है। इसीलिए I.A. रिचर्ड्स ने बिंब का जो स्वरूप स्थिर किया वह इस दृष्टि से अधिक विचारणीय है। रिचर्ड्स कहते हैं, बिंब एक दृश्य चित्र, संवेदना की एक अनुकृति, एक विचार, एक मानसिक घटना, एक अलंकार अथवा तो भिन्न अनुभूतियों के तनाव से बनी एक भाव स्थिति कुछ भी हो सकता है। आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान शीर्षक अपनी पुस्तक में डॉक्टर केदारनाथ सिंह कहते हैं, एक सफल बिंब एक पूर्ण परिपक्व विचार की अपेक्षा उसकी प्राक परिपक्वावस्था के घात प्रतिघातों, अंतर्विरोधों और विकल्पों को अधिक गहराई से प्रतिबिंबित करता है। बिंबों के वर्गीकरण पर बात करते हुए हम देखते हैं कि पाश्चात्य समीक्षा के क्षेत्र में बिंब के वर्गीकरण की दो मुख्य पद्धतियां प्रचलित हैं, विषय वस्तु एवं मूल स्रोतों के आधार पर तथा बिंबों के गुणधर्म एवं रूपगत भिन्नताओं के आधार पर। इधर कुछ नए आलोचकों ने इंद्रियता के आधार पर भी बिंबों की अलग अलग कोटियां निर्धारित की हैं। कुछ मनोविश्लेषणवादी आलोचकों के अनुसार स्वप्न, स्मृति तथा उपचेतन सिद्धांत ही बिंबों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार बन सकते हैं। वर्गीकरण के संबंध में विद्वानों में मतैक्य का अभाव है। इसी कारण विभिन्न विद्वानों ने बिंबों को अपनी अपनी तरह से वर्गीकृत किया है।
हम केदारनाथ सिंह द्वारा किए गए वर्गीकरण के माध्यम से बिंब को समझने का एक प्रयास कर सकते हैं। बिंब के शिल्प पक्ष व वस्तु पक्ष के आधार पर उन्होंने बिंब को निम्नलिखित 8 भागों में विभक्त किया है। सज्जात्मक बिंब। जो बिंब सजावट के काम में आते हैं वे सज्जात्मक बिंब हैं। इन बिंबों को अलंकार विधान में ही निहित माना जाता है। रीतिकालीन कविताओं के लगभग सभी बिंब इसी वर्ग में आते हैं। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों में ऐसे बिंबों की बहुलता पाई जाती है। आधुनिक युग में प्रसाद की कविताओं में ऐसे बिंब के उदाहरण सहज ही मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए उनकी यह कविता पंक्ति देखें। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। यह पंक्ति आंसू में आती है और ये पंक्तियाँ परंपरागत उपमानों द्वारा बिल्कुल नए बिंब के रचाव का उदाहरण है। दूसरा विभाजन है छायात्मक बिंब, जहाँ धुंधले, अस्पष्ट और फंतासी चित्रों का सृजन होता है, वहाँ छायात्मक बिंब उभरते हैं। इन बिंबों को सूक्ष्म या रहस्यवादी बिंब भी कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता स्पष्ट मूर्ति के साथ हमारे सामने न आना है, बल्कि इसमें तो धूमिल भाव मात्र सम्मुख आते हैं। प्रसाद और महादेवी के काव्य में इस प्रकार के बिंब सर्वाधिक मिलते हैं। उदाहरणार्थ महादेवी की यह कविता पंक्ति। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। इन पंक्तियों में पाठक के मन में चित्र स्पष्ट नहीं उभरता, बल्कि एक धूमिल छाया भर सामने आती है। अगला शीर्षक है घनात्मक बिंब। घनात्मक बिंबों में तीव्र अनुभूति तथा सूक्ष्म अभिव्यक्ति की व्याप्ति होती है। इंद्रियता और मूर्तिमत्ता इन बिंबों के मुख्य लक्षण होते हैं। इन बिंबों का सौंदर्य मुख्यतः पेंटिंग अथवा चित्रण की कुशलता पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए, नीरव संध्या में प्रशांत, डूबा है सारा ग्राम प्रांत, पत्तों के आनत अधरों पर सो गया निखिल वन का मरमर, ज्यों वीणा के तारों में स्वर। यह सुमित्रानंदन पंत की कविता है, जिसमें हम घनात्मक बिंब का उदाहरण पाते हैं। इसी प्रकार निराला की कविता सरोज स्मृति से एक उदाहरण लें। विवाह के समय कलश का जल पड़ने के उपरांत कन्या सरोज के सौंदर्य में हुए सूक्ष्म परिवर्तन को निराला ने कलात्मक ढंग से चित्रित किया है। वे लिखते हैं, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। वस्तुतः भावात्मकता, अनुभूति प्रधानता तथा दृश्यों की बहुलता इस प्रकार के बिंबों की मुख्य विशेषताएं हैं। छायावादी कविता के सफलतम बिंबों में घनात्मक बिंबों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। मिश्रित बिंब अगला शीर्षक है। जहाँ एक से अधिक अनुभूतियों की व्याप्ति होती है, वहाँ मिश्रित बिंब पाए जाते हैं। ऐसे बिंबों का जन्म छायावादी कलात्मकता की अपनी देन कहा जा सकता है। जब अनुभूति की एक सीमा पर स्वर, गंध, स्पर्श, नाद आदि के बीच की दूरियां समाप्त सी जान पड़ती हैं, तब मिश्रित बिंबों की सृष्टि होती है। इस दृष्टि से पंत को इन बिंबों का प्रथम आविष्कर्ता माना जाता है और इस कोटि के सर्वाधिक बिंब उनकी कविताओं में मिलते हैं। उनके काव्य संग्रह पल्लव से एक कविता है। इंद्र धनुष की सुनकर टंकार, उचक चपला के चंचल बाल, दौड़ते थे गिरि के उस पार, देख उड़ते विशिखों की धार। यहाँ पर दृश्य यानी इंद्रधनुष का सौंदर्य और ध्वनि यानी टंकार
इसकी कल्पना एक होकर एक सर्वथा नवीन बिंब की सृष्टि कर रही है। उदात्त बिंब। कविता में जहाँ भव्य और विराट रूपों की कल्पना होती है, वहाँ उदात्त बिंब का सृजन होता है। कथा प्रधान तथा लंबी कविताओं में इस प्रकार के बिंब मिलते हैं। उदात्त बिंबों के सर्वश्रेष्ठ कवि निराला ठहरते हैं। युद्ध स्थल से लौटते हुए राम का यह चित्र प्राचीन महाकाव्यों का सा गहन और घनीभूत प्रभाव लिए हुए है। निराला लिखते हैं, दृढ़ जटा जूट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर निशांधकार, चमकती दूर ताराएं ज्यों हों कहीं पार। निराला की राम की शक्ति पूजा, वन बेला, बादल राग तथा तरंगों के प्रति जैसी कविताओं में उदात्त बिंब के उदाहरण मिलते हैं। उनके कुछ गीतात्मक कविताओं में भी उदात्त बिंब देखे जा सकते हैं। जैसे यह उदाहरण है, चक्राकार कलरव तरंगों के मध्य में उठी हुई उर्वशी सी कंपित प्रतनुभार, विस्तृत दिगंत के पार प्रियबद्ध दृष्टि। नाद बिंब। कविता में दृश्य चित्रों को अधिक प्रभावी और ग्राह्य बनाने के लिए शब्दों के साथ अदृश्य संगीत को भी कवि प्रधानता देते हैं। ऐसे कलात्मक सृजन से नाद बिंबों की सृष्टि होती है। इस दृष्टि से निराला नाद बिंबों के भी उत्कृष्ट कवि रहे हैं। राम की शक्ति पूजा का तो आरंभ ही नाद सौंदर्य से होता है। कवि ने लिखा, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र में लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर, आज का तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्त कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषम हूह। इन पंक्तियों में ओजपूर्ण वातावरण की सृष्टि करने के लिए ये अनुप्रास प्रधान नाद बिंब पूर्णतः सफल देखे जा रहे हैं। अमूर्त बिंब, जिनके द्वारा अमूर्त शब्दों को भी कवि मूर्त रूप दे देता है, जिससे उनमें इंद्रिय क्षमता आ जाती है, वे अमूर्त बिंब कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्रसाद ने लहर में लिखा, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। इन पंक्तियों में सुख केवल अर्थबोध नहीं है, उसका एक गतिशील बिंब हमारे सामने खड़ा हो जाता है। प्रतीकात्मक बिंब। प्रतीकात्मक बिंब काव्य के श्रेष्ठतम बिंबों में से हैं। कवि अपनी सर्जना के विभिन्न प्रसंगों में एक ही बिंब की अनेक कलात्मक आवृत्तियां करता है। फलतः वहाँ प्रतीकात्मक बिंबों की सृष्टि होती है। महादेवी वर्मा की कृतियों में दीप, फूल, बाती, तूली, झंझा, नक्षत्र, निर्झर आदि शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है। उनके ये शब्द एक निश्चित अर्थ के द्योतक बन गए हैं। उदाहरण के लिए इस कविता को देखें, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी, जब तक लौटे दिन की हलचल तब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आभा जल दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। इस कविता में केंद्रीय बिंब तो मंदिर का दीप है, परंतु यह दीप शब्द कविता के साथ किसी न किसी रूप में आद्यंत जुड़ा है। अतः इसी द्विमुखी भूमिका के कारण यहाँ प्रतीकात्मक बिंब की सृष्टि होती है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि बिंब कविता का वह तत्व है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। बिंब की सहायता से कविता में कम शब्दों द्वारा कवि अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कह पाता है।
बिंबवादी आंदोलन की शुरुआत पश्चिम में हुई। इसके सिद्धांतकारों में टी.एस. ह्यूम, एज़रा पाउंड और एमी लॉवेल प्रमुख हैं। लेकिन पश्चिम में यह आंदोलन बहुत दिनों तक नहीं चला। हिंदी में बिंब को लेकर कोई आंदोलन तो नहीं चला, लेकिन कवि अपनी रचनाओं में बिंब का प्रयोग सदा से करते आए हैं। हिंदी की आरंभिक कविताओं से लेकर आज की कविता तक बिंब के सफल और प्रभावी उदाहरण देखे जा सकते हैं। श्रेष्ठ कवि की बिंब निर्माण क्षमता कविता को निश्चित रूप से विशेष अर्थवत्ता से भर देती है। लेकिन बिंब चाहे कितने भी सुंदर क्यों न हों, वे अपने आप में कवित्व के प्रमाण नहीं हैं। ऐसी स्थिति में बिंब को काव्य में भावानुभूति की व्यंजना का एक माध्यम या साधन ही मानना उचित होगा। धन्यवाद।